यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। जगत नाम का एक धनिक और दयालु सेठ रहता था। उसकी पत्नी के देहांत होने के बाद वह अपने बेटे शुभम के साथ रहता था। शुभम के पिता के पास इतना धन होने के बावजूद उसके मन में हमेशा धन को लेकर लालच रहता था। सेठ जगत के यहाँ एक नौकर काम करता था, उसका नाम दीपू था। दीपू मेहनत और ईमानदारी के साथ सेठ के यहाँ काम करता था। दीपू अपने घर में अपनी बहन के साथ रहता था। उसके मम्मी पापा के बचपन में देहांत होने के कारण दीपू बचपन से ही सेठ के यहाँ काम करके अपना और अपनी बहन का ख्याल रखता था। उसकी बहन का नाम प्रीति था। वह चाहता था कि मेरी बहन की शादी किसी अच्छे लड़के के साथ किसी अच्छे घर में हो जाए, ताकि वह खुशी खुशी अपने घर में रहे। सेठ दीपू को अपने बेटे से बढ़कर मानता था और जब भी उसे पैसों की आवश्यकता होती थी तो वह बिंदास सेठ जी से मांग लेता था। सेठ जी खुशी खुशी उसे पैसे दे देते हैं। दिन की बात है, वह अपना सारा काम खत्म करके जगत के पास आया और बोला, सेठ जी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है। यदि आपका कोई काम बचा हो तो बता दीजिए। अरे अरे दीपू, आओ बैठो। नहीं, मेरा कोई काम नहीं बचा। तुम अपना हाल चाल बताओ। हाल चाल तो बस ठीक ही है सेठ जी, आप अपना बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक ही है। 5 दिन का दवा लिया था और अब ठीक हो गया। चलो ठीक है, ये लो कुछ पैसे और घर के लिए निकल जाओ। काफी देर हो गई है, तुम्हारी बहन इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैंने अपनी बहन को बताकर आया था कि आज काम में देर हो जाएगा। चलिए सेठ जी, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर दीपू ने नमस्कार करके वहां से घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचा तो बहन आई और बोली, भैया आप आ गए। चलिए अब हाथ पैर धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। बहुत थक गए होंगे ना? हाँ हाँ, बहुत तेज भूख लग रही है। और तुमने खाना खाया? मैं तो थक भी गया हूँ। कैसी बात करते हो आप? भला आपके बिना मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? अच्छा ठीक है, चलो तुम खाना लगाओ, मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। ऐसा कहकर दीपू फ्रेश होने चला जाता है और प्रीति खाना परोसने। बाद दोनों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। प्रीति, कहाँ हो? यहाँ आओ। आ रही हूँ भैया। लो आ भी गई। बोलो क्या बात है? बहन, बहुत रात हो गई है, चलो जाओ और सो जाओ, कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। ठीक है भैया, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रीति सोने चली जाती है और वो वहीं खड़ा होकर मन ही मन सोचता है, अब मैं अपनी बहन की शादी कर ही देता हूँ। आखिर कब तक मैं अपनी बहन का पेट पालूंगा, और मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। अरे हाँ सेठ जी, कल मैं सेठ जी के पास जाऊंगा और पैसों के बारे में बातचीत करूंगा। अभी मैं सो जाता हूँ, कल सुबह देखा जाएगा। अगली सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर वो सेठ जी के घर की ओर चल पड़ा। सेठ जी के घर पहुंचकर उसने कहा, प्रणाम सेठ जी। अरे अरे दीपू, आओ बैठो। सेठ जी, दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है दीपू, बताओ ना। सेठ जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे घर में करूँ। इसके लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। अगर आप कुछ मेरी मदद कर दें तो। बस इतनी सी बात? तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना मैं दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और अपनी बहन की शादी किसी अच्छे लड़के से किसी अच्छे घर में कर दो, ठीक है? ये सब बात दूर खड़ा शुभम सुन रहा होता है। शुभम मन ही मन बोलता है, मेरे पिताजी मुझे जितना प्यार नहीं करते उतना इस नौकर से करते हैं। वो हमेशा से दीपू से चिढ़ता था और दीपू को कोई ना कोई काम में फंसा के रखता था। धन्यवाद सेठ जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दीपू ने एक अच्छा रिश्ता तय किया और अपनी बहन की शादी करवा दी। पिताजी, आपने उस दीपू की बहन की शादी का खर्चा उठा के ठीक नहीं किया।
तुम अपने काम से काम रखो। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कब क्या करना चाहिए? पिताजी, अगर आप ऐसे ही इस दीपू को पैसे देते रहेंगे तो ये कुछ दिन में आपके सिर पर चढ़ाएगा और पैसे की मांग करेगा। तुम ये मत भूलो कि दीपू हमारे यहाँ बचपन से काम कर रहा है और मैं उसे अपने बेटे के जैसा मानता हूँ। तुम मत सिखाओ मुझे, ठीक है? तो पिताजी, आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है। 10,000 रुपए? क्या करोगे इतने रुपए का? आप दीजिए तो, मुझे जरूरत है। तुम्हें नहीं पता पैसे कैसे खून पसीना एक करके कमाए जाते हैं? मैं तुम्हें पैसा दूं और तुम जुए में उड़ाकर आ जाओ, इसलिए तुम पैसा मांग रहे हो ना? वाह पिताजी, आपने कितने रुपए देकर दीपू की बहन की शादी करवा दी, और जब मैं सिर्फ 10,000 रुपए मांग रहा हूं तो आप खून पसीना की बात करने लगे। जुबान मत लड़ाओ और इन पैसों का कहां उपयोग करना है तुम मुझे मत सिखाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ और आइंदा मुझे जुबान मत लड़ाना। सेठ ने ये जब बोला तो दीपू गुस्से से वहां से चल दिया और मन ही मन सोचा कि इस अपमान का बदला मैं तो लेकर रहूंगा। अगले दिन सेठ जगत की तिजोरी से सारे पैसे गायब हो चुके थे। सेठ ने अपने आदमियों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। तब सेठ को याद आया कि शुभम उससे पैसे मांग रहा था, जबकि मैंने उसे नहीं दिया। जरूर उसी ने पैसे लिए होंगे। तो शुभम, आखिर तुमने सारे पैसे ले ही लिए? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपके पैसे क्यों लूंगा? झूठ मत बोलो। याद करो, जब तुम 10,000 रुपए मांग रहे थे तो मैंने देने से इनकार कर दिया था। जरूर सारे पैसा तुमने ही लिए होंगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? मैंने आपका पैसा नहीं लिया। अगर मैं लूंगा तो अपने कमरे में ही रखूंगा ना। आप चाहें तो आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कमरे की तलाशी तो मैं लूंगा ही। लेकिन पिताजी, मुझे तो आपके उसे नौकर दीपू पर शक जा रहा है। जरूर उसी ने पैसे लिए होंगे। दीपू को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है पिताजी, आप मेरा कमरा जांच कर लीजिए। उसके बाद हम सब दीपू के घर चलेंगे और उसकी कमरे की तलाशी करेंगे। ऐसा कहकर कमरे को चेक किया जाने लगा। थोड़ी देर के बाद एक सेठ का आदमी आया और उसने कहा कि कमरे में पैसे नहीं हैं। दीपू वहीं खड़ा था। शुभम ने कहा, पिताजी, ये रात दीपू, आप इससे पूछताछ कर लीजिए। प्रणाम सेठ जी, सुना है कि आपकी तिजोरी से सारे पैसे गायब हो चुके हैं। हाँ दीपू, अब मुझे सारा शक तुम पर जा रहा है। क्या तुमने पैसे लिए? क्योंकि शुभम का कमरा जांच कर लिया, यहां पर पैसे नहीं हैं, इसलिए सारा शक तुम पर जा रहा है। मालिक, आप तो मेरे पिता के समान हैं और पिता के तिजोरी से पैसे लेना पाप है। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर सभी दीपू के घर आ गए और कमरे को चेक करने लगे। बहुत देर के बाद दीपू के कमरे से सारे पैसे मिल गए। दीपू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे तिजोरी से पैसे निकाल लाओगे। नहीं नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं पता कि पैसे यहाँ पर मेरे घर कैसे आ गए। देखा पिताजी, मुझे तो पहले से ही पता था कि पैसे इसी ने लिए होंगे। लेकिन मालिक, मेरी बात तो सुनिए। सेठ ने उसकी एक न सुनी और वहां से चल दिए। दीपू सोचता रहा, आखिर ये पैसे मेरे घर आए कैसे? कुछ दिन बीत गए। अब दीपू के पास एक भी रुपए नहीं थे कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। दीपू अपने घर से काम के तलाश में निकल पड़ा। वो एक दुकान पर गया और बोला, आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा? नहीं भाई, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। इतने में दुकानदार की पत्नी आती है और बोलती है, अरे, ये तो वही चोर है ना जिस सेठ जी के तिजोरी से पैसे चुराए थे। दीपू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो चुपचाप घर की ओर निकल जाता है। कर वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है और कुछ देर बाद रात भी हो जाती है।
अगले दिन दुकानदार का एक आदमी दीपू के घर आया और बोला कि आपको काम पर बुलाया है। दीपू खुशी से वहां गया। धन्यवाद, आपने मुझे काम पर रखा। आप नहीं जानते कि मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। दीपू दिन भर ईमानदारी के साथ काम करता है। शाम को दुकानदार उसे एक दिन की अच्छी रकम देता है। धन्यवाद जितेंद्र जी। ठीक है, तुम रोज समय पर काम करने आ जाना। दीपू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। इधर दुकानदार जितेंद्र सेठ जी से मिलने चला जाता है। नमस्कार सेठ जी, जैसा आपने कहा था मैंने उसे काम पर रख लिया है और उसे पैसे भी दे दिए हैं। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन शुभम अपने आदमी से कुछ बात कर रहा होता है, जिसका नाम रघु होता है। मालिक, आपको पता है कि उस दीपू को सेठ जी के साथी ने काम पर रख लिया है और उसे काम के बदले अच्छे पैसे दिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के तिजोरी से पैसे निकाले थे और दीपू के कमरे में रख दिए थे, वैसे ही उस दुकानदार के यहाँ उसकी पत्नी का हार चुरा लो और दीपू के घर में रख दो। ये सारी बातें सेठ सुन लेते हैं। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है और दीपू के लिए उनका दिल और भी तड़प उठता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम इतना गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि तुम पहले से सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम इतना गिर गए हो कि तुमने अपने खुद के घर में चोरी की और इल्जाम बेचारे उसे दीपू पर डाल दिया। और अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और गांव वालों को बताऊंगा कि तुमने उसे किस तरह से फंसाया। तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने, तो तैयार रहना, ठीक है? शुभम कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। और अगले दिन सेठ सारे गांव वाले और पुलिस को बुलाते हैं और उसके बेटे की सच्चाई बताते हैं और उसकी वजह से दीपू को कितना दुख पहुंचा वो भी बताते हैं। और पुलिस शुभम और उसके आदमी रघु को गिरफ्तार कर लेती है और सेठ दीपू से बोलता है, दीपू, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मैं शुभम की बातों में आ गया था। हो सके तो मुझे माफ करना। मालिक, आप कैसी बात कर रहे हैं? गलतियां सबसे होती है। मैंने आपको माफ कर। सेठ ने दीपू को फिर से अपने घर में अपने बेटे जैसा रखा और एक पिता का प्यार दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।